संस्कृत पेपर फर्स्ट में जो पार्ट बी है योग एंड निसर्गोपचार, तो उसमें हम लोग अब बात करेंगे उपवास चिकित्सा की, जिसे बोलते हैं फास्टिंग थेरेपी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं और थ्योरेटिक इफेक्ट ऑफ फास्टिंग क्या होता है, तो सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उपवास शब्द जो होता है उप और वस में घन प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और वस का अर्थ होता है वास करना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब इसको याद कर लेना है। अहोरात्र भोजन अभाव। ठीक है, अमरकोश की लाइन है कि दिन, अहोरात्र मतलब एक दिन और एक रात्र, ठीक है, अर्थात 24 घंटे तक भोजन का अभाव ही उपवास कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित समय तक स्वेच्छा से भोजन अथवा पानी दोनों का त्याग करना सामान्यतः उपवास कहलाता है। तो आप ये तो क्लियर कर लिए कि उपवास कैसे बना है, कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है, उसका अर्थ क्या होता है। एक दिन एक रात मतलब 24 घंटे तक भोजन का अभाव होना ही उपवास कहलाता है। एक निश्चित समय तक जब अपनी इच्छा से स्वेच्छा से भोजन का त्याग करते हैं या दोनों का त्याग करते हैं तो इसी को उपवास कहते हैं। देखिए उपवास से क्या होता है, तो पापों का नाश करने वाला होता है, गुणों का वास कराने वाला होता है और सभी प्रकार के भोगों का निषेध कराने वाला क्या होता है, उपवास होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि उपवास से पापों का नाश होता है और गुणों में वास कराने वाला होता है। ठीक है, और साथ में अनेक प्रकार के जो भोग होते हैं उनको निषेध कराने का उपाय ही उपवास है। स्वास्थ्य रक्षण की बात करें तो स्वास्थ्य रक्षण के संदर्भ में उपवास एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय विधा है। ठीक है, जैसे कि लंघन कर्म इसका एक भेद है जो कि शरीर में लघुता उत्पन्न करता है, आमज रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है और अनेक रोगों में उपवास को चिकित्सा का प्रथम उपक्रम माना गया है। ठीक है, उपवास से पूर्व मानसिक रूप से तैयारी आवश्यक है। एक योग्य प्राकृतिक चिकित्सक के दिशा निर्देशों से लंबे समय तक उपवास करना चाहिए। उपवास ऐसे नहीं, अगर आपको लंबे समय तक करना है तो किसी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक हो, उससे उसकी गाइडेंस में आपको लंबे समय तक उपवास करना है। उपवास की अवधि जो होती है, रोगों की आयु मत अवधि उपवास की अवधि रोगी की आयु तथा रोग की प्रकृति तथा पूर्व में उपचार हेतु प्रयोग की गई औषधियों के मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए उपवास की जो शुरुआत होती है सामान्यतः तो 2 से 3 दिन की अवधि से प्रारंभ करके आवश्यकता अनुसार क्रमशः एक एक दिन बढ़ाते हुए करते हैं। उपवास केवल जल, फलों के रस अथवा कच्ची सब्जियों के रस के साथ किया जा सकता है। नींबू पानी के साथ जो उपवास होता है वो सर्वाधिक सुरक्षित एवं श्रेष्ठतम प्रभावी होता है। उपवास से शरीर में जो एकत्र विजातीय पदार्थ होते हैं वो सब नष्ट होकर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हम क्षारीय रसों का प्रयोग करते हैं। कौन से रसों का प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय रसों का प्रयोग करते हैं। फलों के रस में विद्यमान शर्करा जो होता है वो हृदय को बल प्रदान करता है, इसलिए फल रस के साथ उपवास श्रेष्ठ कहा गया है। हमेशा कैसे फलों का रस प्रयोग करना चाहिए, तो हमेशा ताजे फलों से तुरंत तैयार किया गया रस ही प्रयोग करना चाहिए। उपवास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपवास को समाप्त कैसे किया गया है। ठीक है, कैसे उसको आप लास्ट टाइम में समाप्त करते हैं, इस बात पे उसकी सफलता डिपेंड करेगी। इसलिए प्रमुख नियम क्या हैं, तो वो नियम हम लोग जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, तो प्रातः काल में शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर लघु आहार का ग्रहण करना है। कैसा आहार सबसे पहले लेना है, लघु आहार लेना है। स्निग्ध मधुर रुचिकर मृदु आहार का सेवन करना है और अतिमात्रिक आहार का सेवन नहीं करना है, अतिमात्रा का सेवन नहीं करना है। और 2-3 दिनों तक फलों का रस लेने के बाद ही ठोस पदार्थ का प्रयोग करना है। 2-3 दिन तक हम लोग खाली फलों का रस ही प्रयोग करेंगे। ठीक है,
ठोस पदार्थ का प्रयोग करना है, अभ्यास करना है, और इससे क्या होगा तो पाचन संस्थान पर जिससे अधिक भार न पड़े। अब अगर डायरेक्ट ठोस पदार्थ का प्रयोग करने लगेंगे तो उससे पाचन संस्थान पर भार पड़ेगा। धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना है और धीरे धीरे आहार मात्रा बढ़ाते हुए कुछ दिनों में सामान्य भोजन पर आना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद रखेंगे उपवास को सफल बनाने के लिए। अब देखिए जो टाइप ऑफ फास्टिंग की बात की जाए तो देखिए बांटा गया है। देखो, अगर प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास बात किया जाए तो एक लघु उपवास होता है, एक मध्यम उपवास होता है, एक दीर्घ उपवास होता है। लघु उपवास 1 से 3 दिन तक होता है, मध्यम उपवास 4 से 6 दिन तक होता है और दीर्घ उपवास 7 से 30 दिन तक होता है। द्रव्यों के अनुसार अगर उपवास की बात की जाए तो ये 2 प्रकार से होता है, एक निराहार होता है, एक फलाहार होता है। और जो निराहार होता है यह साजल के साथ हो सकता है या निर्जल हो सकता है। अब देखो इम्पोर्टेंस एंड थ्योरेटिक इफेक्ट ऑफ फास्टिंग, ठीक है, इसका प्रभाव और इसकी महत्व देख लेते हैं उपवास का। तो देखो उपवास जो होता है शरीर तथा रक्त में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मैटर होते हैं, उनको बाहर निकालता है और जो पाचन संस्थान होता है उसमें क्षति होती है उसकी पूर्ति करता है, संवर्धन करता है। जो महत्वपूर्ण अंगों का संरक्षण करते हुए उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, उसको वृद्धि करता है। और उपवास मन एवं मस्तिष्क को जागृत करता है तथा अंतः दृष्टि को उत्पन्न करता है। ठीक है, उपवास वजन कम करने में भी सहायक है और उपवास से रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर कम करने में भी सहायक है। उपवास चयापचय क्रिया को बढ़ा देता है, उपवास आयु की वृद्धि करता है, उपवास क्षुधा वृद्धि मतलब दीपन इससे होता है। ठीक है, उपवास से उपवास मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उपवास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उपवास स्वस्थान में सहायक होता है, उपवास त्वचा को निर्मल बनाता है। तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रहें और इसलिए आपको ध्यान भी रहेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हैं। तो आप 1-2 बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चार्ट आप ध्यान रखेंगे। और अगर उपवास को सफल बनाना है तो किन 6 बातों पे ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखेंगे और इधर आप थोड़ा सा उपवास के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आएगा तो आप कर पाएंगे। तो इसमें सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए।